Students, welcome to lecture number 11 of Liquid Solutions. Myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे द टॉपिक ऑफ वांट ऑफ फैक्टर. आइए देखें ये क्या है. Since colligative properties depend on the number of particles of solute, ये हमने पहले भी समझ चुके हैं ये बात कि colligative properties सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती हैं, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे ही डिपेंड करती हैं. And they are also directly proportional to number of moles of solute. They do not depend on their nature. So in some cases where the solute associates or dissociates in solution, abnormal results for colligative properties are obtained. इसका मतलब देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. अगर हमने NaCl वाटर में ऐड किया तो NaCl डिसोसिएट हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में. तो मान लीजिए आपने 1 मोल ऐड किया NaCl का, तो वो 2 मोल्स देगा सोल्यूशन में, क्योंकि 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस. तो अगर आपने डाला है 1 मोल पर इफेक्टिवली देयर आर 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड हैं वो भी 2 मोल के करस्पॉन्डिंग आएंगी. यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगा. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे डबल आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डबल आएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी डबल हो जाएगी, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी डबल हो जाएगा फ्रॉम एक्सपेक्टेड. sometimes dissociation also takes place, sometimes association also takes place. For example, अगर हमने एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड इनको बेंजीन में डिसॉल्व किया तो यहां पर एसोसिएशन होता है. इसका मतलब एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू. तो इसको हम डाइमराइजेशन कहते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल. तो अगर एसोसिएशन हो रहा है तो इस वजह से जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हाफ हो जाएंगे. पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो जाएंगे, क्योंकि 2 पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं. तो अगर पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो गए तो जो एसोसिएटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो भी हाफ हो जाएंगी. मतलब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे हाफ आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हाफ हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज हाफ हो जाएंगी. तो इन्हीं को हम कहते हैं abnormal results in colligative properties are obtained. हम डिटेल में डिसोसिएशन और एसोसिएशन को समझते हैं. पहले हम देखते हैं केस ऑफ डिसोसिएशन. लेट अस कंसिडर द केस ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर. अगर वाटर में हमने एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया तो एसिटिक एसिड बीइंग अ इलेक्ट्रोलाइट ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में. Let the number of moles of acetic acid dissolved be small n. तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एसिटिक एसिड के? n, और ये है 0 0. आफ्टर डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, इसके मोल्स, सपोज इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो मोल्स कितने हो जाएंगे? n इंटू 1 माइनस अल्फा. और एसिटेट आयन के हो जाएंगे n अल्फा और H प्लस के भी हो जाएंगे n अल्फा. तो अगर मैं टोटल मोल्स की बात करूं तो टोटल मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हो जाएंगे? n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा. यानी टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? n इंटू 1 प्लस अल्फा. तो बात यह है कि अगर आपने n मोल डाला तो इफेक्टिवली कितने मोल सोल्यूशन में आ जाएंगे सल्यूट के? n इंटू 1 प्लस अल्फा मोल्स आ जाएंगे. वाई? बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड. अगर ये डिसोसिएशन 100% होता तो अल्फा को आप कितना ले लेते? 1. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाते? 2n. मतलब n मोल से 2n मोल्स बन जाते. पर ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए हमने इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लेकर इस तरह से टोटल मोल्स लिखे हैं n इंटू 1 प्लस अल्फा. तो देखिए क्या हुआ, आपने डाले n मोल, पर वो n मोल ने टूट कर कितने मोल बना लिए? n इंटू 1 प्लस अल्फा मोल बना लिए, मतलब n से ज्यादा मोल बना लिए. तो अगर मैं बात करूं थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो जो थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो डिपेंड करेगी ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH एडेड
आपने जितने ऐड किए हैं थियोरिटिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके करस्पॉन्डिंग आनी चाहिए। तो डेल्टा टीबी क्या होगा, केबी इंटू एम, मतलब केबी इंटू एन बाय डब्ल्यू इंटू 1000। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट डब्ल्यू है ग्राम में, तो डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे तो वो केजी में हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा टीबी है ये आना चाहिए एन के करस्पॉन्डिंग, इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पर एक्चुअली जो रिजल्ट आएगा, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, द एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी गिवन बाय डेल्टा टीबी डैश इज इक्वल टू केबी इंटू एम डैश। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो रिजल्ट्स उस पे डिपेंड करेगा ना जो एक्चुअल सिचुएशन है, और एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि n मोल नहीं है, n इंटू 1 प्लस अल्फा है। तो हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी गिवन बाय डेल्टा टीबी डैश इज इक्वल टू केबी इंटू एम डैश, और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अब आप कितने लिखेंगे, n इंटू 1 प्लस अल्फा लिखेंगे। सॉल्वेंट के वेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केबी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली कितने हो जाएंगे, n इंटू 1 प्लस अल्फा। तो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आएंगे वो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आएंगे, n इंटू 1 प्लस अल्फा के करस्पॉन्डिंग। यहां से क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन n, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा के बराबर। और इसी 1 प्लस अल्फा को हम क्या कहते हैं, आई, यानी वॉन्ट हॉफ फैक्टर। तो आगे से आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी E बाई टी इज इक्वल टू आई। तो E क्या हो जाएगा, I इंटू टी, यानी एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई इंटू थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, जो आपने एक्चुअली मोल्स डाले उनके करस्पॉन्डिंग, जबकि एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी क्या होगी, जो एक्चुअली प्रॉपर्टी निकल कर आएगी, जो उसकी मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा, वो क्या होगा, आई इंटू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये आई किसके बराबर है, 1 प्लस अल्फा। बेसिकली आई को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपने किसी भी सल्यूट का 1 मोल डाला और वो 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर आई मोल देगा, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, अगर आपने इसका 1 मोल डाला तो वो कितने मोल देगा, 2, तो इसका आई कितना हो गया, 2। अगर Na3PO4 डाला, इसका 1 मोल अगर आपने डाला तो ये सोल्यूशन में क्या देगा, 3Na प्लस देगा और 1 फॉस्फेट, मतलब टोटल कितने आयंस देगा, 4, तो इसका आई क्या हो गया, 4। MgCl2, ये एक Mg देगा, 2 Cl माइनस देगा, मतलब इसका 1 मोल सोल्यूशन में टोटल 3 मोल देगा, इसलिए इनका आई क्या होगा, 3। तो ये सब तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब 1 मोल डालने पर 2 मोल्स मिल जाएंगे, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। पर कई चीजें हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं होती हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे अभी हमने लिया था एसिटिक एसिड। तो या फिर कोई भी इन जनरल अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिसोसिएट हो रहा है, तब आपको क्या करना है, तो आपको अल्फा लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कुछ एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने ले लिया Ha, अब इसको आप सोल्यूशन में डालोगे तो ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमें क्या दे रहा है, H प्लस प्लस A माइनस। अब अगर मैंने इसका 1 मोल लिया तो क्या ये 2 मोल देगा, नहीं, क्योंकि ये 100% तो डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, मान लो इसमें से अल्फा मोल टूट रहे हैं, अगर इसके अल्फा मोल टूट रहे हैं तो इसके कितने बनेंगे, अल्फा और अल्फा, मतलब फाइनली सोल्यूशन में कितने मोल्स हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, यानी टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 प्लस अल्फा। तो अगर आपने इसका 1 मोल डाला तो ये सोल्यूशन में कितने मोल दे देगा, 1 प्लस अल्फा मोल दे देगा, यानी इसका आई आप क्या बोलोगे, इसका आई बोलोगे 1 प्लस अल्फा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम अल्फा लेकर आई बताते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि जितने उनके पास आयंस हैं वही उनका आई भी होगा। अब आई का यूज क्या है, एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल इज इक्वल टू आई। तो अगर एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्चुअल वैल्यू चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू आप अभी तक निकालते आ रहे हो
उसको I से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन की। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। अगर आप एसिटिक एसिड को वाटर में डालते हो तो वो डिसोसिएट हो जाता है, पर अगर आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हो तब वो एसोसिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर में तो एसिटिक एसिड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, पर बेंजीन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट हो जाते हैं या फिर डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो let the number of moles of acetic acid dissolved be small n and it forms a dimer in benzene। तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर इस तरह से डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहां पर भी मैंने इक्विलिब्रियम बनाया क्योंकि 100% डाइमर नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि n मोल से चालू करें तो बाद में n/2 हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर भी इट्स नॉट अ 100% सिचुएशन। तो अगर मान लेते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स एसिटिक एसिड के n है, डाइमर के 0 है, आफ्टर द डिसोसिएशन टेक्स प्लेस तो इसके मोल्स हो जाएंगे n इंटू 1 माइनस अल्फा, और स्टोइशियोमेट्री से हम क्या कहेंगे, डाइमर के कितने मोल होंगे, n अल्फा बाय 2। तो टोटल मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हो गए, टोटल मोल्स हो गए इसके मोल प्लस डाइमर के मोल, यानी ये कितने हो जाएंगे, n माइनस एन अल्फा प्लस एन अल्फा बाय 2, जो कि कितना आ जाएगा, n इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो आप देख सकते हैं कि आपने डाले थे n मोल, पर बाद में मोल क्या हो गए, n से कम हो गए। अगर ये 100% होता डाइमराइजेशन तो आप अल्फा को कितना लेते, 1, यानी 1 माइनस 1/2 कितना हो जाता है, 1/2। तो अगर 100% होता तो n से कितने बनते, n/2। पर अगर 100% नहीं है तो आप अल्फा लेकर कुछ करिए और नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, n इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 2। सो दैट इज द केस ऑफ डाइमराइजेशन। थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये किस पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि आपने कितने मोल डाले हैं। सो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH एडेड, ये किसके बराबर होगा, Kb इंटू m के बराबर, और m क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये हो जाएगी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब इन थ्योरी अगर हम n मोल डालें तो इतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए, पर चूंकि सॉल्यूशन के अंदर डाइमराइजेशन हो जाता है तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आएगी, उसको हम डेल्टा टीबी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो क्या होगा, केबी इंटू एम डैश, यानी द न्यू मोलालिटी, और वो क्या होगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर एक्चुअली देयर, and this is equal to n into 1 minus alpha by 2 into 1000 upon w। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू इन थ्योरी वाली वैल्यू है। अगर डाइमराइजेशन हो रहा है या फिर कह सकते हो एसोसिएशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, तो जो इफेक्टिव वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स की वो कम होगी, क्योंकि अगर आपने n मोल डाले तो मोल कितने आ गए, n इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 2, यानी n से कम मोल्स आ गए सोल्यूशन में। और अगर कम मोल्स आएंगे तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो थ्योरेटिकल वैल्यू से कम आएगी। अगर मोल्स कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर मैथमेटिकली हम देखें तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कितनी हो जाएगी, n इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन n, और ये कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा बाय 2, इसको हम i बोलेंगे फिर से। तो ये रिलेशन तो हमेशा रहेगा, एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल इज इक्वल टू i, पर यहां पर i क्या है, 1 से छोटा है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से कम होगी। आई फिर से क्या है, अगर आप किसी का भी 1 मोल डालते हैं तो जितने मोल वो देता है उसको आई बोलते हैं, पर यहां पर 1 मोल डालोगे तो 1 से कम मोल मिलेंगे क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है। याद कीजिए आपने n मोल डाले थे तो कितने मोल मिले थे, n1 माइनस अल्फा बाय 2, तो 1 मोल डालोगे तो कितने मिलेंगे, 1 माइनस अल्फा बाय 2, इसी को हम आई बोलते हैं।
तो अब जनरल रूल क्या है, वेन एवर डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस आई विल बी ग्रेटर देन वन, एंड फॉर एसोसिएशन आई विल बी लेस देन वन. When a solute neither dissociates nor associates, मतलब अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है सोल्यूट, जैसे यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब कैसे सोल्यूट है, ना ये डिसोसिएट होते हैं ना ये एसोसिएट होते हैं, तो इनका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होता है, वन. मतलब इनके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विल बी इक्वल टू थ्योरेटिकल वैल्यू. But if association or dissociation is taking place, then experimental value will not be equal to theoretical value. Here is a question for you. आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए. चलिए, होपफुली आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा. देखिए, इधर हमें मोलर मास पूछा है बेंजोइक एसिड का बेंजीन में, पर मोलर मास तो दिया भी हुआ है 122. तो क्या मोलर मास बदल जाता है? आंसर है यस, मोलर मास चेंज हो जाता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अपैरेंट मोलर मास. तो इवन दो इसका मोलर मास 122 होता है, पर अगर मान लो ये एसोसिएट हो रहा है तो मोलर मास बढ़ भी सकता है, अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो मोलर मास कम भी हो सकता है. तो आपको इसका जो मोलर मास निकालना है, मतलब वो अपैरेंट मोलर मास क्या है वो निकालना है. तो देखें इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है. 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड in 15 moles of benzene produces a relative lowering of vapor pressure equal to 1/31. तो जो जो इंफॉर्मेशन इसमें से चाहिए उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एंड आई एम रबिंग दिस क्वेश्चन. तो 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 122, उसको डिसॉल्व किया है 15 मोल ऑफ बेंजीन में, और एज अ रिजल्ट जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ रही है वो कितनी है, 1/31. अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर. यहां पर सल्यूट कौन है, बेंजोइक एसिड. तो मैं लिखूंगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट. This is equal to mole fraction of benzoic acid. और इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू मुझे दी गई है 1/31. बट एक्चुअली हमने करा क्या है, हमने 1 मोल मिलाया है बेंजोइक एसिड का 15 मोल्स ऑफ बेंजीन में. तो थ्योरेटिकली जो मोल फ्रैक्शन है बेंजोइक एसिड का वो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी 1 अपॉन 1 प्लस 15. तो थ्योरेटिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड आना चाहिए 1/16, पर इस एक्सपेरिमेंट के कारण जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड आया है वो आया है 1/31. तो मोल फ्रैक्शन कम आया है थ्योरेटिकल वैल्यू से, यानी मोल्स कम हो गए बेंजोइक एसिड के. तो मोल्स अगर कम हुए हैं मतलब यहां पर एसोसिएशन हुआ है, दो मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल अगर बना दिया, या 3 मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बना दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, यानी यहां पर एसोसिएशन हुआ है. अब कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं, तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कुछ n मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड एसोसिएट हुए हैं बेंजीन में. तो अगर इसके n मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया है, तो उस एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मैं लिख दूंगा C6H5COOH N. तो अब आपने कितने मोल डाले थे बेंजोइक एसिड के, इनिशियल मोल्स 1 डाले थे, पर अगर n मोल्स ने मिलकर 1 मॉलिक्यूल बना दिया है, तो अगर 1 मोल आप डालोगे तो 1 मोल से कितने मोल बन जाएंगे, 1/n. स्टोइशियोमेट्री से n फॉर्म 1
तो 1 से कितने बनेंगे? 1/n। मतलब ये जो हमने थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली थी ना 1/1 + 16, उसमें मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड हमें 1 नहीं लेने पड़ेंगे, हमें मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड कितने लेने पड़ेंगे? 1/n लेने पड़ेंगे, क्योंकि मोल्स कम हो गए, ज्यादा मोल्स ने मिलकर कम मोल बना लिए, तो मोल अब एक्चुअली 1 ना होकर कुछ 1/n होंगे। तो अब आप क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, जो कि अब हो जाएगा 1/n अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी 1/n प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन 15। और एक्सपेरिमेंटली ये कितना आया है? 1/31 के बराबर। तो इसको आप इक्वल करो 1/31 से। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 31/n इज इक्वल टू 1/n प्लस 15, यानी 30/n इज इक्वल टू 15। तो n कितना आ गया? 30/15, यानी n कितना आ गया यहां से? 2। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर बेंजोइक एसिड के 2 मोल मिल रहे होंगे और एक बड़ा मोल बना रहे होंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होंगे। तो डेफिनेटली इट इज अ केस ऑफ डाइमराइजेशन। अब सवाल ये है कि ऐसे में मॉलिक्यूलर वेट पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, एक अकेला बेंजोइक एसिड होता तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 122। पर यहां पर 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। So therefore the apparent molecular weight will be 2 times. तो इस सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 244, ना कि 122। तो मॉलिक्यूलर वेट भी बदलता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर वेट बेंजोइक एसिड का नहीं है, ये उसके डाइमर का मॉलिक्यूलर वेट है। तो इट इज कॉल्ड एज द अपैरेंट मॉलिक्यूलर वेट। जो हमें प्रतीत हो रहा है, हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन में कितना है? 244। तो इस सॉल्यूशन में आप मॉलिक्यूलर वेट कितना रिपोर्ट करोगे? 244 रिपोर्ट करोगे, ना कि 122। तो एक और क्वेश्चन करिए। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आंसर निकालिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। ओके, होपफुली आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। नाउ लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। देखिए, यहां पर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, तो इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वरना तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता। तो इसमें एक इक्विलिब्रियम हो रहा होगा। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइट को कुछ इस तरह से टूटता हुआ दिखा दूं, AXBY विल गिव अस X मोल्स ऑफ A, Y प्लस एंड Y मोल्स ऑफ B, X माइनस। अब सपोज इनिशियल मोल्स इसके हैं 1, तो इसके मोल्स क्या हैं? 0 और 0। एंड लेट अस टॉक अबाउट द मोल्स एट इक्विलिब्रियम, यानी फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। तो सपोज इसमें से कुछ अल्फा मोल्स टूट गए, 1 में से अल्फा टूट गए, यही होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर इसका एक मोल रिएक्ट करता है तो इसके एक्स मोल बनते हैं, तो अगर इसके अल्फा मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके कितने मोल बनेंगे? एक्स इंटू अल्फा। फिर इसके एक मोल से इसके वाई मोल बनते हैं, तो अल्फा से कितने बनेंगे? वाई इंटू अल्फा। तो टोटल मोल्स कितने हो गए इक्विलिब्रियम पर? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। और हमारा आई क्या होगा? फाइनल मोल अपॉन इनिशियल मोल, या फिर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, जो कि फाइनल मोल है, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। और फाइनली कितने मोल्स हो गए हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा।
और इनिशियल मोल कितने थे 1। तो I किसके बराबर हो गया? देखिए अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे इस इक्वेशन को, तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई। तो अल्फा कितना आ जाएगा यहां से? अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई, जो कि हमारा ऑप्शन बी था। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस ऑन वांट ऑफ फैक्टर। अगर आपने वांट ऑफ फैक्टर निकाल लिया किसी भी सल्यूट का, मतलब अगर उसका आई निकाल लिया, तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी इक्वल टू आई इंटू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम उसी तरह से निकालते आ रहे हैं जैसे अभी तक निकाला है हमने, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानकर। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अगर निकालना है तो आई इंटू थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट आई। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे solubility and that will be the last lecture in this topic. Thank you.